माय नेम इज रवि शर्मा और आज की वीडियो से थोड़ी सी अलग है। आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं लाया हूँ आपसे मिलाने के लिए क्वांट एक्सपर्ट को, जो कि गाइडली पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाती है, मीनाक्षी मैम। तो इनसे बात करेंगे, थोड़ा इनके बारे में भी जानेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे, अरिथमेटिक कैसे करनी है वो भी जानेंगे, और भी कुछ चीजें जानेंगे। थोड़ा सा रैपिड फायर भी खेल लेंगे और माइंडसेट के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। जिस एग्ज़ाम कार्निवल की हम बात कर रहे थे वो एग्ज़ाम कार्निवल गाइडली लेके आ चुका है आपके लिए। और इस कार्निवल में आपको हर चीज़ पे 50% ऑफ मिलेगा, एकदम फ्लैट 50% ऑफ। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप RKS 12 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 50 और 12 62% ऑफ हर चीज़ पे। ठीक है, तो ये अभी इनके करंट रेट्स हैं इन एग्ज़ाम कार्निवल में। जैसे PDF कोर्स प्री प्लस मेंस जिसमें आपको 40,000 प्लस सवाल मिलते हैं, तो वो आपको सिर्फ 600 रुपये में है। उस पर भी आप RKS 12 लगा के 12% और डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इन रेट्स पे भी 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए RKS 12 आप लगा लेना। एंड अगर आपको गाइडली का कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो इससे शायद बेहतर टाइम नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, सो यू कैन ग्रैब दीज ऑफर्स एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो let's welcome our guest today. Let's welcome her, guys. Welcome Meenakshi ma'am. हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी। जैसा कि रवि जी ने बताया मेरे बारे में कि मैं आपको गाइडली पर क्वांट पढ़ाती हूँ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए। सो गाइस, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। करेंटली मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने आपके SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, RRB PO, SBI PO का मेंस भी दिया है और प्लस में मेरी पोस्टिंग भी हुई थी, बट कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई लखनऊ में, क्योंकि हम लोग दिल्ली सेटल हो गए। तो इस बार भी मैं SBI PO जरूर दूंगी और पढ़ाती तो हुई मैं गाइडली पर। बस इतना ही है सर। तो बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। इसमें मुझे ये बात अच्छी लगी कि आप साथ साथ एग्जाम्स भी देते हैं, तो आपको पता है कि क्या चीज़ अभी चेंज हो रहा है। जैसे मैंने तो 1-2 साल पहले पेपर दिए थे, तो यू नो वेल कि अभी कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है और कैसे क्वेश्चन आने चाहिए। तो उस चीज़ को भी आप अपने टीचिंग में लाते हैं। तो क्वांट एक्सपर्ट हैं आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो अगर मैं एक बिगिनर हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया 10 दिन पहले ही, और मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्वांट को कैसे करूँ, तो आप क्या बोलेंगे उन बच्चों के लिए, और कैसे उनको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? देखिए, क्वांट जो होता है वो आप पहले बेसिक्स आपको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है वो होती है कि मैम DI सेक्शन कैसे करें, और अर्थमेटिक में तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का रोना ही रहता है कि मैम करना कैसे है। ओके, जबकि मैं आपको जीरो टू जेड पूरा करवा भी चुकी हूँ गाइडली पर। बट बात आती है प्रैक्टिस। आप लोग क्या सोचते हो कि कोई भी चीज होती है उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि लाइक अगर आप अर्थमेटिक कर रहे हो तो उसमें आपके डिफरेंट काइंड के चैप्टर्स रहते हैं। तो सबसे कोर जो चैप्टर्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? परसेंटेज और रेशियो और एवरेज। इनको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तभी आप बाकी का अपना बेस वहां पर बना सकते हो। ओके, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या करो कि पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट पर अपने वर्क करें। ये नहीं कि आपने समझा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप उठाते हो लाइक परसेंटेज का, तो ये नहीं कि आप उसको सिर्फ एक मेथड से सोचो। आपके पास डिफरेंट टाइप का मतलब दिमाग आपका काम करना चाहिए कि इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। ओके, और कुछ की शॉर्टकट भी होते हैं, बट बेसिक्स सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने बेसिक्स नहीं क्लियर कर रखे हैं देन आप प्री तो जैसे तैसे चलो क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन आपको मेंस में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जरूरी है कि आप बेसिक्स करें, क्वेश्चंस अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप गाइडली पे हम लोगों की क्लासेस विजिट कर सकते हो, आप गाइडली का बंडल PDF देख सकते हो। वहां पर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास कंटेंट भी उसी वैरायटी का हो। तो जरूरी है कि स्मार्ट वे में, स्ट्रेटेजिक वे में आप पढ़ाई करें। बाकी DI, तो DI के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हो कि DI भी कहीं ना कहीं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होती है सारी चीजें। जब तक आप बेसिक्स नहीं समझोगे देन आप नहीं कर पाओगे। तो छोटे छोटे अपने टारगेट्स को बांटिए कि हमें अर्थमेटिक में कैसे कैसे चैप्टर्स करने हैं। हर एक चैप्टर को आपको क्या करना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में अपना पार्ट बना के डिवाइड करना है और उस लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आप जीरो से लेके एंड तक जो आपकी मेंस की तैयारी है, आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि पेशेंस के साथ आप कॉन्सेप्ट्स पर अपने वर्क करें। ठीक है, तो सबसे मेन बात आपने यही बोली है कि पेशेंस के साथ करना है। पेशेंस वर्ड मैं हाईलाइट करूंगा कि आपको अगर
क्वांट सीखनी है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10 दिन में सीख जाऊं क्वांट। जैसे कई वीडियोस आती हैं कि 10 दिन में एक्सपर्ट बन जाए, तो वो वीडियो आपके लिए एक ट्रैप है, उनको मत देखना आप। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जैसे अरिथमेटिक का तो मैम ने बता दिया। जो डीआई का है, मेनली डीआई में क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए और कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए उसके लिए, क्या बेस होता है? डीआई के लिए देखिए सबसे ज्यादा तो प्रीलिम्स की बात करें तो आप देखते हो कि आपका परसेंटेज रेशियो और आपका एवरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट पीओ की डीआई में आपके पास कभी कभी अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आ सकती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि डीआई को करने से पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करो। जैसे अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया। अब देख रहे हो आप प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन से डीआई बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इन चैप्टर्स को स्किप कर देते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं स्किप करने वाली हो कि एग्जाम में आपको नहीं पता कि किस पोर्शन से आपके लिए डुएबल कंटेंट आ जाए जो आपको अटेम्प्ट करने वाला है। हो सकता है जो आपने पढ़ा हो उससे ऐसी डीआई आ जाए जो आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कोई चीज छोड़ देते हो। आपको क्या करना है कि हर एक चैप्टर का इतना तो पढ़ना है कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो, और इसके बाद आपको क्या करना है कि आप डीआई का टारगेट बनाइए कि मुझे हर एक चैप्टर से कम 3 से 4 डीआई तो करनी ही है। इससे क्या होगा, आपका बेसिक्स अरिथमेटिक के क्वेश्चंस तो मजबूत होंगे ही, वहां से साथ में आपका पूरा एक एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डीआई का। और इसके लिए जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कंटेंट चाहिए देन आप हम लोगों की क्लासेस और आप गाइडली का जो मटेरियल है वो भी देख सकते हाँ, तो पीडीएफ कोर्स को कैसे यूज किया जा सकता है, मतलब ये जो आप बोल रहे हैं हैं। क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए? पीडीएफ में सर ऐसा है एक्चुअली कि वहां पर हम लोगों ने क्या किया, आपको 50 डेज डे वाइज शेड्यूल प्रोवाइड किया है कि आपको पर डे टारगेट्स मिलते हैं, डे 1 डे 2 करके। वो ऐसा सिर्फ मैथ्स में नहीं है, आपको रीजनिंग बाकी के सारे सब्जेक्ट का भी मिलेगा। तो आपने क्या करना है, डेली जो टारगेट्स हैं वो आप वहां से करो, प्लस उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है आप करो, तो यहाँ से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए। स्टूडेंट का जो टाइम होता है ना सर, वो सबसे ज्यादा जाता है किस चीज में, कि कंटेंट ढूंढने में। वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कंटेंट करते हैं और वो एक चैप्टर भी ढंग से नहीं करते। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप जगह जगह से पढ़ो, आप क्या करो, एक अपना एक सोर्स बनाइए, ठीक है। चीजें लिमिटेड रखिए बट उनको अच्छे से करो, रिवाइज करो, उन्हें समझो, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें आपको फायदा ये रहेगा कि आप प्रॉपर शेड्यूल के साथ डे वाइज अपना सारा जो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो आपका क्वांटिटी सम्स हो या डेटा सफिशिएंसी हो या फिर आपका मिसलेनियस पार्ट हो, आप इजीली वहां से हर एक चीज की प्रैक्टिस कर सकते एक हैं। एक आप कहीं आपके से भी करो, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट यही है कि मतलब आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन करनी है, ना कि आप भटकते रहो इधर उधर कंटेंट के पीछे, चाहे ठीक। आप जा सके। तो मैम ने इस बात पे फोकस किया है कि यू शुड हैव अ प्लान। हम बात करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट मतलब एक प्री प्री अगर मेरा प्री है 2-3 महीने बाद कोई, तो मेरे को कितने मॉक टेस्ट प्री के लिए देने चाहिए और मेंस के लिए कितने देने चाहिए? और सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एनालाइज करने का क्या मतलब है, मतलब कैसे एनालाइज किया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो लोग बोलते हैं कि मैंने विदाउट मॉक टेस्ट ये प्री क्लियर किया है या मेंस क्लियर किया है, तो वो एक्सेप्शनल केस भले ही हो सकते हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही मे भी किसी ने किया हो, बट मेजोरिटी के साथ जाना पड़ता है। तो गाइस, मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप क्लासेस ले रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, विद टाइमर आपकी स्पीड नहीं है, देन कोई भी हर एक चीज यूजलेस हो जाती है आपके लिए। तो इम्पोर्टेंट है प्री के लिए, अगर मैं बात करूं, अगर आप बिगिनर हो तो आप प्री के लिए कम से कम पहले 15 मॉक टेस्ट टारगेट करो। क्या होगा कि आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे मॉक टेस्ट के। इस और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो देन आप 30 मॉक टेस्ट का टारगेट बना लो। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को प्रिपेयर करो तो 30 मॉक टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट है। बट इम्पोर्टेंट है एनालिसिस। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप एक दिन में 3 टेस्ट दे दे रहे हो बट आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप भले ही 1 टेस्ट दो या 2 दो, बट क्वालिटी एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि आप अपने वीक एरियाज पे वर्क करो। दूसरा, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनमें जो आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही है, आपको उन पे भी ध्यान देना है। और बाकी मेंस के लिए मैं बोलूंगी सर कि ज्यादा मॉक टेस्ट तो नहीं, लेकिन अगर आपका मेंस का एग्जाम पास में है तो विद इन मंथ जो भी आपके रहते हैं उनमें कम से कम विद इन अ वीक आप 2 to 3 मेंस के मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट जरूर है, क्योंकि सिलेक्शन भी क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपको मॉक टेस्ट से ही आएगा। अगर आप सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देन फिर आप एग्जाम में कैसे सिलेक्शन देखोगे क्वेश्चन का।
तो प्री में थोड़ा स्पीड पे बात आती है और मेंस में बात आती है सिलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस पे। तो वो सिलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे इंप्रूव कर सकता है एक स्टूडेंट? सेलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन आप इम्प्रूव देखिए, हर एक बंदे का वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया अलग अलग होता है। ओके, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे कंपटीशन में नहीं होते, लाइक वो सारे ही अटेम्प्ट करते हैं, मतलब अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में। तो आपको वर्क उन पार्ट पर करना है, जैसे कि मैं रीजनिंग की बात करूँ तो जैसे पजल एरिया स्टूडेंट्स का बहुत वीक होता है, तो एटलीस्ट आप इतनी कमांड कर लो, देन जो आपके लिए डुएबल पार्ट होता है वो आप कर पाओ। और मैथ्स की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, लाइक जैसे डेटा सफिशिएंसी से स्टूडेंट्स बहुत भागते हैं, मैंने देखा है कि मैम गलत हो जाता है, लेकिन वो आपके एग्जाम का बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, वो आप विद इन अ टाइम डुएबल पार्ट होता है, कर सकते हो। अर्थमेटिक से ज्यादा सही आपके लिए डेटा सफिशिएंसी होता है। बाकी आपके लिए अगर देखा जाए क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन, तो ये आप मॉक टेस्ट जब दोगे तो आपको खुद एरिया आपके बनने लगेगा कि हाँ मुझे क्या छोड़ना है, क्या अटेम्प्ट करना है, तो वो आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो वो आइडेंटिफाई करके फिर सिलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन इंप्रूव हो सकता है। तो ये थोड़ी सी हमने सब्जेक्ट रिलेटेड थोड़ी टेक्निकल बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जब एग्जाम होता है किसी बच्चे का, तो उसमें कई बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं बट वहां परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो उस चीज को लेके, माइंडसेट को लेके और वहां पे प्रेशर हैंडल को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रेशर हैंडल किया जाए वहां पे? वही बात हो गई ना कि आपको सिर्फ वो तैयारी ही नहीं करनी होती है, आपको दोनों चीजें हैंडल करनी होती है साथ में। एक तो आपका जो प्रिपरेशन का दौर है वो भी, और साथ में पीछे की नर्वसनेस भी रहती है कि अगर नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, या मैं अपने मतलब अपने फ्रेंड्स को क्या बताऊंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं शादी से रिलेटेड भी लोगों की। तो गाइस देखो, पहली चीज तो ये, जो आप कर रहे हो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। आप बैंकिंग सेक्टर आपका एक ऐसा होता है जहां पर आपको एग्जाम्स मिलते जाते हैं और बहुत फास्ट सिलेक्शन आपका होता है, ठीक है। तो इस चीज को एक फ्लो में लेके चलिए, ना कि माइंड पे प्रेशर लेके चलिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम नॉर्मल परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, बट जब रियल एग्जाम में जाते हैं तो हमें लगता है कि दिमाग माइंड ब्लॉक होने लगता है कि समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो इसके लिए मैं आपसे यही बोलूंगी कि थोड़ा सा चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, और मॉक टेस्ट दे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे। और हमेशा 60 मिनट का मॉक होता है, आप क्लास के 2 to 3 मिनट पहले सबमिट करने की कोशिश करें, मतलब ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता है। क्योंकि आपका ये कुछ ह्यूमन नेचर या कह लो कि साइकोलॉजिकल होता है कि आपके 2-3 मिनट जब लास्ट के बचते तो बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड वर्क करना बंद करता है करेक्ट। ना। तो मैं ये बोलूंगी कि जब आप रियल में अपने घर में मॉक टेस्ट देते हो, देन आप 2 to 3 मिनट्स अपने लीव करते हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि लास्ट के 1-2 मिनट्स तक बात जाए ना तो सही रहता है। क्रिकेट में भी ऐसे बोलते हैं कि लास्ट ओवर तक मैच मत जाने दो, तो जीत सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने काफी टेक्निकल बात कर ली, अब हम थोड़ा सा फन सेशन की तरफ जाएंगे, एक रैपिड फायर राउंड जिसमें 2-3 मैं सवाल पूछूंगा और आपको बिना सोचे समझे जवाब देना है। तो पहला सवाल है कि फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली, सबका फेवरेट इस टाइम पे। ठीक है। आपका फेवरेट फूड क्या है मैम? मैगी। मैगी। 2 मिनट में। और लास्ट मूवी जो आपने देखी हो? मैंने लास्ट मूवी, बहुत दिन हो गए, सालों बीत गए होंगे, मैंने देखी थी रेड। इसके बाद मैं एक चीज पूछूंगा कि दो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप एक एस्पिरेंट में देखते हैं, जो सब में होनी चाहिए? मेरे हिसाब से किसी भी एस्पिरेंट में क्वालिटी दो तरह की तो जरूर होनी चाहिए। पहली चीज तो है कि आप जानते हो कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वो आपके जॉब के बाद भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। क्योंकि आप में अगर धैर्य नहीं है, आप चीजों को अगर हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको विक्ट्री मिल जाए या फिर आप सेलेक्ट ही हो जाओ, कई बार फेलियर भी आपको फेस करना होता है। तो मेरे हिसाब से एक एस्पिरेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस। एंड दूसरी चीज होती है कि उसका जो माइंड सेट ही हर एक चीज होती है। अगर आपका माइंड सेट, आपने कोई गोल डिसाइड कर रखा है, देन आपको डू एंड डाई वाली कंडीशन में आपको उसके लिए पूरा डेडिकेटेड रहना चाहिए। तो डेडिकेशन और आपका पेशेंस। पेशेंस और डेडिकेशन आपने बोला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने काफी बात कर ली। तो गाइस, आप भी अगर मैम की क्लासेस लेना चाहते हैं तो गाइडली पे देख सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ कोर्सेज वगैरह कुछ खरीदने हैं तो RKS12 लगा लेना, आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो मैम, जाने से पहले आप फाइनल सुपर टिप्स अपने क्या देना चाहेंगे बच्चों को?
फाइनल टिप्स तो कुछ नहीं ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक पेशेंस और डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अपनी प्रिपरेशन के एंड तक रखना है। इवन ये आपको लाइफ टाइम ही रखना पड़ता है, क्योंकि आप जॉब करोगे उसके बाद भी इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड थिंग ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटेजिक वे में लेकर चले और अपने आप को जज करते रहे मॉक टेस्ट से। ओके, मॉक टेस्ट से आपको मतलब अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका मॉक टेस्ट। तो ये समझ लो, आप जितना आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब से या किसी भी मटेरियल से, उसके बाद आपकी जो असली आउटपुट आएगी वो आएगी मॉक टेस्ट से। तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड सेकेंड थिंग आपकी ये है कि डिमोटिवेशन नहीं आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल ये भी होता है कि आप जब फेल होते हो, मान लो प्री आपका निकल गया या कभी मेंस नहीं हो पाता, तो इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि आप उस टाइम में अपने आप को कैसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करते हो, ना कि आप नेगेटिविटी में जाकर कि नहीं आप प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए। ओके, तो हमेशा अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि अगर आपका गोल क्लियर नहीं है देन आप उसको अचीव करने में उतना ही टाइम लगा दोगे और अपने ईयर्स वेस्ट कर दोगे। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और बाकी कोई दिक्कत है, आपको कोई डाउट है, हम लोग आपको पूरी तरह हेल्प करते हैं, गाइडली पर फ्री क्लासेस देते हैं, चाहे वो प्री की हो या मेंस की हो। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे शब्दों में ये बताया कि आपको लगे रहना है और करते रहना है। और एक शेर याद आ रहा है कि जब चलता रहेगा कारवां तो क्या जमीन और क्या आसमान। तो इसी के साथ एंड करते हैं। आप मैम की क्लासेस लेना चाहें तो आप गाइडली पे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। और बस यही है, कभी और बुलाएंगे अगर आपके और डाउट्स हुए तो मैम को। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम एंड थैंक यू।